हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक सर्किट एनालिसिस मेथड से पूछे गए हैं। मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस ये चैप्टर 1 है नेटवर्क थ्योरी का। इस लेक्चर में हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि फॉलोइंग टॉपिक से पूछे गए हैं। फर्स्ट टॉपिक KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओम्स लॉ, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सुपर मैश एनालिसिस, सुपर नोड एनालिसिस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, पावर कैलकुलेशन एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में बेसिक थ्योरी पता है तो आप आसानी से चैप्टर 1 के जो भी क्वेश्चंस गेट में पूछे गए हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जनरली गेट में अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करें तो लगभग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट सेट ऑफ मैथ इक्वेशंस आर। ये इंस्ट्रूमेंटेशन में 2020 गेट पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने अपने लेक्चर नंबर 24 में मैश एनालिसिस को डिस्कस किया। क्वेश्चन में हमारे पास 3 लूप हैं। तो चलिए सबसे पहले लूप 1 देख लेते हैं जो कि EDGFE है। अब हम लूप EDGFE में मैश एनालिसिस इक्वेशंस को यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब मैं I1 की डायरेक्शन में जो कि क्लॉकवाइज है उसमें मूव करता हूँ ब्रांच F और E के क्रॉस, तो FE में वोल्टेज सोर्स V1 कनेक्ट है। तो जब मैं F to E मूव करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज गेन होगा V1 का। तो वी हैव ए वोल्टेज गेन ऑफ प्लस V1। अब देखिए इस लूप में कितनी टोटल रेजिस्टेंस है। एक ब्रांच ED के अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है, दूसरी ब्रांच DG के अक्रॉस 2 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है। तो हमारे पास टोटल जो लूप रेजिस्टेंस है वो है 1 + 2 = 3 ओम। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लूप में वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी? 3I1। ओके, तो चलिए एंटी लूप वोल्टेज ड्रॉप्स को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास 1 ओम की रेजिस्टेंस है जो E और D ब्रांच में कनेक्ट है उसमें I2 करंट भी फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी -1 × I2। सिमिलरली जो हमारे पास D और G ब्रांच है उसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है, उसके कारण हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी -2I3। ओके, ये हमारी मैश एनालिसिस इक्वेशंस हैं लूप EDGFE की। तो चलिए अब नेक्स्ट लूप ABCDEA, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैश एनालिसिस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो जब मैं लूप करंट I2 की डायरेक्शन में ब्रांच A से B में मूव करता हूँ, ब्रांच AB की तरफ मूव करता हूँ, तो A से B मेरे पास वोल्टेज गेन है +V2 का। तो वी हैव ए वोल्टेज गेन ऑफ +V2। देन इस लूप में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। पहली रेजिस्टेंस है B और C के बीच में 1 ओम की, दूसरी रेजिस्टेंस है D और C ब्रांच में 1 ओम की, सिमिलरली तीसरी रेजिस्टेंस है D और E ब्रांच में 1 ओम की। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हो गई 1 + 1 + 1। तो वी हैव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। तो इसके कारण जो इस लूप में ABCDEA में वोल्टेज ड्रॉप होगी वो हो जाएगी 3I2। ओके, चलिए अब देखिए जो हमारी E और D ब्रांच में 1 ओम की रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस एंटी लूप करंट I1 फ्लो कर रहा है। तो इसके कारण हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी -1 × I1। सिमिलरली जो हमारी 1 ओम की रेजिस्टेंस है D और C ब्रांच में कनेक्ट है उसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है, उसके कारण हमारे पास कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी? -1 × I3। तो इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी मैश एनालिसिस इक्वेशन है फॉर लूप 2 ABCDEA की। तो चलिए नेक्स्ट लूप DCHGD के लिए मैश एनालिसिस इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो जब मैं मैश करंट I3 जिसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है उसके हिसाब से उसके डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेवल करता हूँ C2H, तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी -V3 की। अब देखिए इस लूप में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? D और C ब्रांच में 1 ओम की रेजिस्टेंस है प्लस D और G ब्रांच में 2 ओम की रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हो गई 1
प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 3 ओम और लूप करंट क्या है I3, तो हमारे पास नेट वोल्टेज गेन हो जाएगा 3I3। अब देखिए जो D और G ब्रांच में 2 ओम की रेजिस्टेंस है उसमें I1 करंट भी फ्लो कर रहा है, तो उसके कारण हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी -2I1। सिमिलरली जो हमारी DC ब्रांच है जिसमें 1 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, उसके कारण हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी -1 इंटू I2। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, जो कि हमने 3 लूप के लिए लिख लिया है। अब इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं V1 V2 V3 की एक मैट्रिक्स हो गई, जिसको मैंने I1 I2 और I3 के फॉर्म में लिख दिया है। बस हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए थे और हमें राइट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना था। ओके, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो पेपर में दिया गया था वो राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करंट I कैलकुलेट करना है जो कि ब्रांच AB के अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम KCL लगाते हैं नोड B पर। नेट इनकमिंग करंट कितना है नोड B पर I+2। मान लेते हैं जो हमारा आउटगोइंग करंट है जो ब्रांच BC के अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस है उसमें ट्रेवल कर रहा है IBC फ्रॉम B टू C, तो हमारा IBC हो जाएगा I+2 एम्पियर जो कि फ्लो कर रहा है 3 ओम रेजिस्टेंस में फ्रॉम B टू C। ओके, चलिए अब हम वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज गेन साइन कन्वेंशन के हिसाब से मार्क कर लेते हैं। ओके, तो +2 ओम पर A टर्मिनल जो होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा क्योंकि करंट जो है फर्स्ट एंटर कर रहा है A टर्मिनल। सिमिलरली जो BC ब्रांच है जो जिसके अक्रॉस 3 ओम की रेजिस्टेंस है उसमें B टर्मिनल होगा हाई पोटेंशियल पर क्योंकि करंट जो है I+2 वैल्यू का फर्स्ट हिट कर रहा है नोड B को। और सिमिलरली ब्रांच B और E में 2 एम्पियर का जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उसमें नोड B है उसको हमने हाई पोटेंशियल पे माना है क्योंकि करंट जो फर्स्ट हिट कर रहा है वो नोड B है। तो चलिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से अब हम KVL लगाते हैं आउटर लूप में A B C D E F A में। तो जब मैं ब्रांच F2A ट्रेवल करता हूँ तो मेरे पास वोल्टेज गेन होता है +20 वोल्ट का। सिमिलरली जब मैं A टू B मूव करता हूँ तो मेरे पास नेट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी -2I। B टू C मूव करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी -3 इंटू I+2 की। सिमिलरली जब मैं C टू D मूव करूंगा तो मेरे पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू 5I है। सो मैं जब C टू D ट्रेवल कर रहा हूँ तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप होगी -5I की। दिस इज इक्वल टू 0 और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें I मिल जाएगा 1.4 एम्पियर। इस क्वेश्चन में हमें जो ब्रांच A और R है जिसके अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है उसमें हमें करंट I फाइंड आउट करना है। अगर आपको नोडल एनालिसिस करना आता था तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ये गेट में 2019 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो मान लेते हैं कि जो हमारा नोड R है वो हमारा रेफरेंस नोड है। तो जब हमने इसको रेफरेंस नोड मान लिया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज को मान लेते हैं VR इज इक्वल टू 0 वोल्ट। और जो हमारा नोड A है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस नोड R इज VA। ओके, तो हमारा जो करंट होगा I हो जाएगा VA माइनस VR डिवाइडेड बाय 20 और मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू VA बाय 20। ओके, तो चलिए अब हम नोडल एनालिसिस इक्वेशंस लिखते हैं नोड A के अक्रॉस और शुरू करते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट से। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो ब्रांच A और R है जिसके अक्रॉस एक 200 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और सीरीज में कनेक्ट किया गया है उसके 50 ओम की रेजिस्टेंस। तो 50 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, VA माइनस 200 डिवाइड बाय 50। सिमिलरली जो 160 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है वो सीरीज में कनेक्ट किया गया है 40 ओम रेजिस्टेंस के। तो इसके अक्रॉस जो 40 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, VA माइनस 160 डिवाइड बाय 40। सिमिलरली जो 25 ओम की रेजिस्टेंस है जिसको कनेक्ट किया गया है 100 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस, उसके अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, VA माइनस 100 डिवाइड बाय 25 बिकॉज 25 ओम जो है वो 100 वोल्ट सोर्स की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है। इसी कारण से 25 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस
माइनस 100। ओके, सो आउटगोइंग करंट 25 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा VA माइनस 100 डिवाइड बाय 25। सिमिलरली जो 80 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है उसकी नेगेटिव प्लेट कनेक्ट की गई है 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हेंस 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस 80। सो 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट हो जाएगा VA माइनस 80 डिवाइड बाय 20। सिमिलरली जो 20 ओम की रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें करंट I कैलकुलेट कर रहा है उसके अक्रॉस I कितना हो जाएगा VA माइनस VR डिवाइड बाय 20। VR हमारा 0 वोल्ट है, सो नेट करंट कितना हो जाएगा आउटगोइंग करंट 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस VA माइनस 0 डिवाइड बाय 20 और VA बाय 20। ओके, सो हमने नोड ए के अक्रॉस नोडल एनालिसिस इक्वेशन लिख ली है। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें VA मिल जाएगा 0 वोल्ट, करंट कितना हो जाएगा VA बाय 20, 0 बाय 20 तो इज इक्वल टू 0 एम्पियर, और यही हमारा आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें करंट I फाइंड आउट करना है जो कि 11 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के द्वारा डिलीवर किया गया है। यह क्वेश्चन हमें ECE में 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना था। पहला, हम इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को जो कि A और F के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, अगर इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो हम करंट I को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और जो हमारा, मान लीजिए जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है A और F नोड के अक्रॉस वो RAF है, तो करंट कितना हो जाएगा 11 डिवाइड बाय RAF। सेकंड पॉइंट हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। अगर हमें इस नेटवर्क में जो कि A और F के अक्रॉस जो रजिस्टिव नेटवर्क कनेक्ट किया गया, इसमें पता था कि कौन कौन से नोड सिमेट्रिकल हैं, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस समझा देता हूँ। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें बोलता है कि ऐसे नोड जो कि सोर्स नोड और डेस्टिनेशन नोड से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब इस पर्टिकुलर नेटवर्क में मान लीजिए हमारा जो A और F नोड है उसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो करंट एंटर करेगा नोड A से और एग्जिट करेगा नोड F से। तो हम मान लेते हैं जो हमारा नोड A है वो सोर्स नोड है और जो नोड F है वो हमारा डेस्टिनेशन नोड है। तो अब हमें A और F के कोरस्पॉन्डिंग वो नोड देखने हैं जो A और F से इक्वी डिस्टेंस पर हैं। तो ऐसे नोड जो A और F से इक्वी डिस्टेंस पर हैं उनको हम बोल सकते हैं कि वो इक्वी पोटेंशियल पर होंगे, और ऐसे नोड्स को हम बोल सकते हैं कि वो सेम पोटेंशियल पर कनेक्ट हैं। इस कारण से हम उन नोड को डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं और आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इक्विपोटेंशियल नोड्स को देख लेते हैं। नोड्स वो हैं जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन नोड से सेम डिस्टेंस पर हैं। अगर वो सेम डिस्टेंस पर हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो सेम पोटेंशियल पे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले नोड D और E देखिए। इन दोनों नोड को हम इक्विपोटेंशियल नोड्स बोल सकते हैं। कैसे? F नोड देखिए जो हमारा डेस्टिनेशन नोड है, F नोड से D जो नोड है वो R1 डिस्टेंस पर है, तो D और F के बीच में ओनली R1 रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है। सिमिलरली F और E के बीच में भी R1 रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है। तो इसका मतलब है D और E डेस्टिनेशन नोड से सेम डिस्टेंस पर है। सिमिलरली चलिए देखते हैं जो हमारा सोर्स नोड है A से, उसका डिस्टेंस D और E से कितना है। तो सबसे पहले अगर मैं D से B और B से A ट्रेवल करता हूँ तो हमारे पास कितना डिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R1 2R1 का। सिमिलरली यदि मैं E से C और A पर जाता हूँ तो मेरे पास कितना डिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R1 का 2R1 का। हेंस D A से और E A से सेम डिस्टेंस पर है 2R1 पे। सिमिलरली E नोड जो है वो A से भी 2R1 डिस्टेंस पर है। चलिए दूसरा पाथ देख लेते हैं जो कि R3 से होकर गुजर रहा है। तो D से पहले C पे जाता हूँ तो R3, फिर A पर जाता हूँ तो R1। E नोड को देखें तो सबसे पहले मैं E से B पे जाता हूँ R3 और फिर B to A जाता हूँ तो R1। तो हैंस D to C और A डिस्टेंस कितना हो गया R3 प्लस R1। सिमिलरली जब मैं E to B और B to A जाता हूँ तो डिस्टेंस कितना हो गया R3 प्लस R1। हैंस A से इस पाथ पे भी D और E सेम डिस्टेंस पर है। इसी तरह से अगर आप बाकी के पाथ को भी देखेंगे तो
नोड डी और ई सेम डिस्टेंस से होंगे ए पर, इसलिए हम बोल सकते हैं डी और ई इक्विपोटेंशियल नोड्स हैं। इसी कारण से मैं बोल सकता हूँ नोड डी और नोड ई सेम पोटेंशियल पे हैं। इसी कारण से मैं इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर सकता हूँ। शॉर्ट सर्किट करने के कारण R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगी वो 0 हो जाएगी और R2 रिमूव कर देंगे हम। ओके, तो चलिए सिमिलरली जो नोड बी और सी होंगे वो भी इक्विपोटेंशियल नोड्स होंगे। देखिए बी ए से R1 डिस्टेंस पर है, सिमिलरली सी जो है वो ए से R1 डिस्टेंस पर है। सिमिलरली जब हम दूसरे पार्ट भी देखेंगे बी और सी नोड्स के विद रिस्पेक्ट टू एफ तो सेम डिस्टेंस मिलेगा। बस हमें वही नोड आइडेंटिफाई करने थे जो कि इक्विपोटेंशियल है। अगर आपने ये नोड डी और ई इक्विपोटेंशियल है, नोड बी एंड सी इक्विपोटेंशियल है, ये डिटरमाइन कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। कैसे? तो चलिए देखिए, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था। तो चलिए सबसे पहले सभी नोड्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने DE और BC नोड को आपस में टाई अप कर दिया है क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल है। तो सबसे पहले देखिए F और D के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है, R1 की। सिमिलरली F और E के बीच में भी R1 रेजिस्टेंस है, तो F और नोड DE के बीच में 2 रेजिस्टेंस हो जाएगी R1 की, जो कि पैरेलल है। चलिए अब DE BC इस नोड की रेजिस्टेंस को देखते हैं। तो DE और BC नोड्स के अक्रॉस हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है। सबसे पहले देखिए D और C के बीच में R3 रेजिस्टेंस है। सिमिलरली नोड E और B के बीच में R3 रेजिस्टेंस है, हैंस R3 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन की हमारी। सिमिलरली D और B के बीच में कौन सी रेजिस्टेंस है, R1, और E और C के बीच में भी R1 रेजिस्टेंस है, हैंस वी हैव ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R3 R1 एंड R1। सिमिलरली जब हम नोड B एंड C और A के बीच में देखेंगे तो हमारे पास 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा R1 और R1 का। तो जब हम इस इक्विवेलेंट नेटवर्क को रिप्रेजेंटेशन करेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे R1 की 1 ओम, R3 की 3 ओम और R1 की 1 ओम, तो हमें 1 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन का कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, 0.5, 3 ओम 1 ओम, ये चारों रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कन्वर्ट होगी तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन देगा 0.375 ओम। सिमिलरली 1 ओम की कितनी पैरेलल रेजिस्टेंस हो जाएगी, 0.5 ओम। तो जब हम नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगी 1.375 ओम। तो चलिए हमने इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को कन्वर्ट कर लिया एक सिंपल नेटवर्क में, जो कि कनेक्ट किया गया है एक 1.375 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 11 वोल्ट वोल्टेज के थ्रू। तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारे पास 11 वोल्ट डिवाइड बाय 1.375 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। यही हमारा आंसर था। तो इस क्वेश्चन में मेनली आपको इक्विपोटेंशियल नोड्स का कॉन्सेप्ट अगर आता था तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन में हमें मैश करंट I1, I2 और I3 को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन गेट 2018 में इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 मार्क्स का पूछा गया था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन गेट 2020 में भी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से पूछा गया था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ब्रांच के लिए जो मैश एनालिसिस है और सुपर मैश एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको मैश एनालिसिस और सुपर मैश एनालिसिस करना आता था तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ओके, क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज सुपर मैश एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट लूप है ABCGA में, इसमें तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट लूप है ABCGA में मैश एनालिसिस इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन I2 जो कि क्लॉकवाइज है उसके हिसाब से ट्रेवल करूं A to B तो मेरे पास नेट पोटेंशियल गेन होगा +5 वोल्ट का। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करूं इस लूप में तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम जो कि ब्रांच H और C के बीच में कनेक्ट है, और 6 ओम जो कि ब्रांच G और H में कनेक्ट है। तो मेरे पास नेट पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 6 + 1 7 I2। ओके, तो चलिए अब एंटी लूप वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो जो हमारी 6 ओम की रेजिस्टेंस है उसमें I1 अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके कारण से तो 6 ओम की रेजिस्टेंस जो कि G और H के बीच में कनेक्ट है जिसमें I1 अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, उसके कारण पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, -6 I1। सिमिलरली जो हमारी H और C के बीच में 1 ओम की रेजिस्टेंस है जिसमें I3 अमाउंट का करंट भी फ्लो कर रहा है, उसके कारण वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी, -1 × I3। तो ये हमारी मैश एनालिसिस इक्वेशंस है फॉर लूप ABCGA। चलिए अब हम सुपर मैश इक्वेशन लिखते हैं दोनों लूप को कंबाइन करते हुए, L2 +
L3 को, जो कि GHEFG है, और दूसरा लूप जो हमारा है HCDEH है। ओके, तो चलिए दोनों लूप को कंबाइन करके सुपर मैश एनालिसिस इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले लूप FGHEF को देख लेते हैं। तो इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है तो 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस कितनी है 6 + 2 ओम, और कितना करंट फ्लो कर रहा है I1, 6 + 2 I1। तो हमारे पास कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी 6 + 2 8 I1। अब देखिए इसमें कितना एंटी लूप करंट फ्लो कर रहा है 6 ओम की रेजिस्टेंस में I2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण हमारे पास कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी -6 I2। चलिए अब नेक्स्ट लूप जो कि EHCDE है उसके लिए लूप इक्वेशंस को लिखते हैं। इसमें भी कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए इस लूप की नेट रेजिस्टेंस कितनी है 1 + 1 2, तो हमारे पास पोटेंशियल गेन हो गया 2I3 का, तो प्लस 2I3। अब इस लूप में देखिए जो H और C ब्रांच है उसमें 1 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है I2 अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण से I2 अमाउंट के करंट के कारण से कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी -1 I2। तो यहाँ पर हमने सुपर मैश इक्वेशन लिख ली है लूप 2 + लूप 3 की। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 8I1 -7 I2 + 2I3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फर्स्ट इक्वेशन हमें लूप 1 से मिली जिसमें हमने मैश एनालिसिस इक्वेशन लिखी। सेकंड इक्वेशन हमें लूप 2 + लूप 3 के करस्पॉन्डिंग जो हमने सुपर मैश इक्वेशन लिखी उससे मिली। चलिए अब I1 और I3 को रिलेट कर लेते हैं। तो ब्रांच H और E में हमारे पास 2 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्ट है और इसमें करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम E to H और अपर डायरेक्शन। तो चलिए अब इसके राइट साइड में देखिए, इसके राइट साइड में जो लूप है उसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है और वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, हेंस E to H अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सिमिलरली जो इसके लेफ्ट साइड में लूप है उसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है फ्रॉम H to E डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ब्रांच HE में नेट करंट कितना है 2 एम्पियर का जो कि फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू I3 - I1। यहाँ पर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है तो मैं लिख सकता हूँ I3 - I1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो चलिए अब हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या मैं इन तीनों इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकता हूँ, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हैं। तो अगर मैं पहली 2 इक्वेशन को देखूं तो इसमें मैश एनालिसिस और सुपर मैश एनालिसिस इक्वेशन को मैंने यूज़ किया है। तो ये दोनों इक्वेशन KVL के बेस पर लिखी जाती हैं। तो इनिशियल जो 2 इक्वेशन है 1 नंबर एंड 2 नंबर वो KVL यानी कि किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ पर लिखी गई है, तो वो हमें वोल्टेज ड्रॉप्स दे रही है। जबकि जो थर्ड इक्वेशन है जिसमें हमने I3, I1 और I2 को करंट सोर्स से रिलेट करा, वो इक्वेशन को हमने KCL को यूज़ करते हुए लिखा है। तो ये हमें करंट दे रही है। इस कारण से पहली 2 इक्वेशन वोल्टेजेस दे रही हैं और दूसरी और तीसरी इक्वेशन हमें KCL दे रही है। इस कारण से हम इन तीनों इक्वेशंस को इक्वेट नहीं कर सकते, इन तीनों इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करेंगे तो आंसर तो मिलेगा पर वो गलत होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि जो थर्ड इक्वेशन है KCL उसमें से किसी एक वेरिएबल की या तो हम I1 की वैल्यू या I3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए लेट पुट करते हैं I3 इज इक्वल टू I1 + 2 इन 1 और 2। सबसे पहले 1 इक्वेशन देख लें, 5 इज इक्वल टू -6I1 + 7I2 -I3। तो I3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे I1 + 2 से। तो जब मैं I1 + 2 से सब्स्टिट्यूट करूंगा और सॉल्व करूंगा तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी 1 इज इक्वल टू -I1 + I2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 0 इज इक्वल टू 8I1 - 7I2 + 2I3। इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं I3 इज इक्वल टू I1 + 2। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी जिसको हम बोलेंगे -4 इज इक्वल टू 10I1 - 7I2। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। तो चलिए अब 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 बोलती है हमें 1 इज इक्वल टू -I1 + I2। तो I2 कितना हो जाएगा I1 + 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 बोलती है -4 इज इक्वल टू 10I1 - 7I2। अगर मैं I2 की वैल्यू इज इक्वल टू I1 + 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो मैं लिख सकता हूँ -4 इज इक्वल टू 10I1 - 7 × I1 + 1। और जब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो I1 हमें मिल जाएगा 1 एम्पियर। ओके, तो जब मुझे I1 मिल गया और मुझे पता है I2 इज इक्वल टू I1 + 1 है, तो I2 कितना हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर।
तो I2 हो गया हमारा 2 एम्पियर। चलिए अब हमें पता है I3 इज इक्वल टू I1 प्लस 2 है, जो हमने KCL के थ्रू क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था। तो अब मुझे I3 कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू मुझे पता है 1 एम्पियर, तो I3 हो जाएगा 1 प्लस 2, तो I3 आ गया 3 एम्पियर। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो 1 था वो करेक्ट था।